हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रेटेजी की फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है और आप लोगों को इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम टाइम की प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। इसलिए यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे भाई कौन से कंपोनेंट्स को कैसे अप्रोच करना है, कौन से की एरियाज हैं प्रिपरेशन के, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए और किस तरीके से आप नेक्स्ट 6 मंथ्स को जो है चैनलाइज करें फॉर गुड रिजल्ट। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सर एपीएफसी एग्जाम के रिगार्डिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, हम ऐसा कौन सा सोर्स फॉलो करें जो हमें बता दे कि भाई दिस इज द सोर्स जिसको फॉलो करके आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलने वाली है, तो हमने आपके लिए कंप्रिहेंसिव गाइड बुक लॉन्च कर रखे फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टोटली फ्री है ये आपके लिए, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन की पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या बनोगे आप एपीएफसी बनने के बाद, आपका रोल क्या होगा, आपके फंक्शंस क्या होंगे, सारी क्लैरिटी आपको इस गाइड बुक में मिलने वाली है। सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका टाइम बहुत सारा बचाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों वीडियो पे और हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या डिटेल स्ट्रेटेजी हमारी हो अगर हम बिगिनर हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन में। दोस्तों सबसे पहले देखो, हम जब भी किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो हमें एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, बुक्स उठाने से पहले कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए, ताकि हम उन चीजों के अनुसार ही एग्जाम की तैयारी करें। अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पर जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज प्रोसेस है कि भाई पहले आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जहां पर आप लोगों से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको 2 घंटे में आंसर करने होंगे, और उनकी जो कट ऑफ होगी उसके बेसिस पर आपका नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन होगा, जो है इंटरव्यू टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है समझिए ध्यान से, कि अगर आप लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 3 एरियाज में काफी अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। 3 एरियाज कौन से हैं, ध्यान सुन लीजिएगा। पहला जो एरिया है वो है जनरल स्टडीज, मतलब आप लोगों को पॉलिटी आनी चाहिए, आप लोगों को इकोनॉमी आनी चाहिए, आप लोगों को हिस्ट्री आनी चाहिए, आप लोगों को जनरल साइंस आनी चाहिए और काफी अच्छी आनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया वो है ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जो जनरली हमें और एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं और जो ईपीएफओ में ही हमें जो है जिनके क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल सिक्योरिटी। और ये कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि इनकी वेटेज अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अलोंग विद कंप्यूटर अवेयरनेस एंड स्टैट। ये भी एक ऐसा एरिया है जो कि काफी स्कोरिंग है और जहां पे आप लोग काफी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी खासी है। तो इन 3 एरियाज को कवर किए बिना आपका एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई 2 डोमेन अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तीसरा छोड़ देंगे, तो सर ट्रस्ट मी सिलेक्शन बहुत जो है कंप्रोमाइज होने वाली है, फिर आपके चांसेस कम है सिलेक्शन के। अब आप जब ये कंपोनेंट प्रिपेयर कर लेंगे, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आप जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो है आपका पर्सनैलिटी चेक। और दोस्तों यहाँ पर अगेन यूपीएससी के धौलपुर हाउस में आपका इंटरव्यू होता है, काफी अच्छे पैनल आपके इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन उस इंटरव्यू की भी करनी पड़ेगी। दिस इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अब हम सेकंड चीज क्या करते हैं, हम एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि तभी तो हम उन कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 कवर करना शुरू करेंगे। तो यहां पर अगर हम एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा डिकोडेड नहीं है, हमें नहीं पता कि किस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, लेकिन हमें सिर्फ यूपीएससी ने इतना बताया कि भाई ये सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करने आने। तो ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला है जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश में यहाँ पर रीडिंग कंप्रेhension के साथ साथ पूरी ग्रामर और वोकैब भी आती है। देन करंट अफेयर्स, करंट इवेंट एक बहुत ही बड़ा एरिया है और आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फ्रीडम मूवमेंट, जहां पर आप लोगों से मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इंडियन इकोनॉमी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद आईआर एंड लेबर लॉ, एक ऐसा एरिया जो कि धीरे धीरे काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है एपीएफसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों 2015 में जब एपीएफसी एग्जामिनेशन हुआ था तो हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, लेकिन अगर मैं 2023 के पेपर की बात करूं एपीएफसी की, तो यहां पर हमें मोर देन 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आपको काफी अच्छे लेवल पे इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन अकाउंटेंसी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि यूपीएससी के ज्योग्राफी से, ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट से थोड़ा सा रिलेट करता है। देन पॉलिटी, जिसका नाम यहां पर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट लो हैंगिंग फ्रूट अलोंग विद जनरल साइंस कंपोनेंट। दोस्तों फिक्स है कि अराउंड 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे, अराउंड 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे, और इन 20 क्वेश्चन में से अगर किसी बच्चे ने थोड़ी सी भी सेंसिबल प्रिपरेशन कर रखी है तो आप लोग इजीली 15 प्लस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन के चांसेस को काफी ज्यादा
बढ़ा सकते हैं। देन ऑडिटिंग इंश्योरेंस कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछली बार हमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहां से भी आपके अराउंड 15 क्वेश्चन आएंगे, और ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर उस बच्चे के लिए जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है। स्टेट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, छोड़ भी सकते हो। इंडियन कल्चर एंड सोशल सिक्योरिटी अगेन इंपॉर्टेंट, कल्चर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी अलोंग विद अकाउंटेंसी एंड आईआर एंड लेबर लॉ लगभग 1/3 कंप्राइज करती है पेपर के। तो इन 3 कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। लेकिन आपको डर ये लग रहा होगा कि सर इन 3 कंपोनेंट्स को तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि आईआर क्या होता है, हमें पता ही नहीं लेबर लॉ क्या होता है, हमें पता ही नहीं अकाउंट्स क्या होता है, हमने तो कॉमर्स बैकग्राउंड भी नहीं लिया ग्रेजुएशन में, तो हम कैसे करें? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, ध्यान से वीडियो देखते रहिए। अब बात करते हैं हमें हर कंपोनेंट कवर कैसे करना है। दोस्तों मैंने आपको भी सिलेबस बता दिया, मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दिया एग्जाम की। अब देखते हैं कि हमें हर कंपोनेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कैसे चीजों को टारगेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा रूल है, आप ध्यान से समझिए। हमारा पहला स्टेप होगा कि हम सिलेबस को डिकोड करें। हमें इतना पता है कि भाई इन्होंने सिलेबस के लिए फ्रीडम मोमेंट वर्ड यूज किया फॉर द हिस्ट्री कंपोनेंट। फ्रीडम मोमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें कहां से स्टार्ट करना है? क्या हमें जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करना है, या फिर बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट करना है, या फिर हमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो फर्स्ट कहलाई जाती है 1857 की, वहां से स्टार्ट करना है? तो कहां से हमें स्टार्ट करना है? तो इसका आइडिया लगाने के लिए आप लोगों को पीवाईक्यूज बहुत अच्छे लेवल पे एनालाइज करने पड़ेंगे। और पीवाईक्यूज एनालाइज करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको पता लगेगा कि भाई कौन से एरियाज हमें प्रिपेयर करने हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में, और दूसरी बात जो हमें पता लगेगी वो ये कि भाई कौन से एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार आ रहे हैं, तो हमें उनको और हाई प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। तो यहां पर सिलेबस को डिकोड पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी बाउंड्री ऑफ प्रिपरेशन सेट कर देगी कि भाई इसी दायरे में प्रिपेयर करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। क्योंकि देखो पढ़ने को लिए बहुत कुछ है। ये जो कंपोनेंट्स आप लोगों ने पीछे सुने हैं ये इतने वास्ट हैं कि यहां पर आप पीएचडी तक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि भाई जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे पेपर में वो आप सॉल्व कर पाओ। तो यहां पर बाउंड्री ऑफ प्रिपरेशन अगर आपकी डिफाइन है तो आप लिमिटेड प्रिपरेशन करेंगे और क्वालिटी प्रिपरेशन करेंगे। देन उसके बाद आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट करने हैं कि भाई किस कंपोनेंट को मुझे कहां से पढ़ना है, सोर्स फिक्स कर लेना है। दोस्तों यहां पर अगेन उन लोगों की सिलेक्शन नहीं होती है जो एक सब्जेक्ट के 10 कंपोनेंट पढ़ते हैं, बल्कि उन लोगों की जो है सिलेक्शन होती है जो कि एक सब्जेक्ट के 10 एक सोर्स को 10 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगेन ध्यान रखिएगा कि एक सोर्स फिक्स होना चाहिए, उसी को बार बार रिपीटेडली आपने पढ़ना है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्रॉपर अप्रोच है हर एक कंपोनेंट की। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करी है तो आप वहां पे जो हिस्ट्री की अप्रोच फॉलो करते थे या फिर वहां पर जो पॉलिटी की अप्रोच फॉलो करते थे, सेम अप्रोच आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़ी सी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो आईआर एंड लेबर लॉ से मिक्स पॉलिटी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। डीपीएसपी से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिलेंगे। तो ये ओरिएंटेशन डिफरेंट है और आपको एपीएससी की ओरिएंटेशन के हिसाब से ही चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। कंटेंट वही होगा लेकिन उनमें फोकस एरियाज क्या होंगे वो चेंज हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। दोस्तों ये ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि लिमिटेड प्रिपरेशन से टारगेट हो पाए, क्योंकि क्वालिटी क्रीम इस एग्जाम के लिए कंपीट करती है और आपको अगर उनमें एक्सेल करना है तो आपको काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब मैंने बातें करी हैं तो मैं आपको स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन बताना चाहूंगा कि अगर आप आज ये प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, आपने माइंड बना लिया कि भाई मुझे इस एग्जाम के लिए अप्रोच करना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मैंने इसको अपना प्लान बना लिया है, तो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करो कि आप कहां पर आज स्टैंड करते हो। आप इसका सिलेबस देखो और देखो कि आपने क्या कवर कर लिया है अपनी पास्ट प्रिपरेशन में और क्या आपने कवर करना है। ठीक है, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमने ऑलरेडी क्या कवर कर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिगिनर थे लेकिन इससे पहले आपने एसएससी की तैयारी करी थी तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस थोड़ी बेसिक नॉलेज आपने कवर कर रखी है, तो वो पार्ट आपका ठीक ठाक है। सेकंड पार्ट अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं तो आपने वो देखना है कि भाई मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर रखी है और क्या नया प्रिपेयर करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैंने कवर कर रखा है मैं उसमें कितना अच्छा हूं, मैं कितना उसमें कंफर्टेबल हूं, क्या वो नॉलेज इंपॉर्टेंट यहां पर यूज हो रही है नहीं हो रही है, या मुझे वो भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ दोस कंपोनेंट, और अगर वो पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे देन वेल एंड गुड। अगर सॉल्व नहीं हो रहे होंगे तो आपको उनको भी अपने स्टडी प्लान में शामिल करना पड़ेगा जिन कंपोनेंट को आप ऑलरेडी कवर्ड मान रहे थे। ठीक है, तो यहां पर एक तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्जेक्ट हमने प्रिपेयर कर रखे हैं और कौन से करने हैं, और दूसरी बात कि जो हमने प्रिपेयर कर रखे हैं उनमें हमारा लेवल अभी क्या है। ठीक है, ये आपका पहला काम है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। उसके बाद हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी डे 2 से।
डे 2 में हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा अनकवर्ड पोर्शन का, कि भाई जो पोर्शन हमने कवर नहीं किया है उसको हम कैसे प्रिपेयर करें। और दोस्तों यहां पर मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस एग्जाम के लिए बाकी सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन छोड़ दो। आप किसी मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे भाइयों का बहनों का टारगेट एसएससी होगा, यूपीएससी होगा, कोई और एग्जामिनेशन होगा, आप उसकी तैयारी करो, लेकिन उसके साथ साथ एक क्लियर कट स्टडी प्लान बना लो इन अनकवर्ड पोर्शन को कवर करने का भी। मतलब अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 से 6 घंटे आप उन्हीं मेन एग्जाम के लिए पढ़ो, लेकिन 2 घंटे पर डे आप इनके लिए भी निकालना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करना है, अपने डेली और वीकली टारगेट सेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं 2 घंटे में अकाउंट्स का ये वाला चैप्टर कवर करूंगा, कल मैं ये वाला चैप्टर करूंगा, परसों मैं ये वाला चैप्टर करूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम डेली टारगेट मीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट मीट होते हैं और हम कंफर्टेबल पोजीशन पे रहते हैं। फिर 6+1 फॉर्मूला फॉलो करो, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप अनकवर्ड पोर्शन कुछ चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ोगे और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, आपको उनको रिवाइज करना पड़ेगा कंफर्टेबल बनने के लिए। तो यहां पर 6 दिन जो नया पढ़ रहे हो, हफ्ते में 7वें दिन उसको रिवाइज करो, ताकि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी ना रहे, आप लोग एक ट्रेंड में चलते रहो, आपको पता हो कि यार जो मुझे पढ़ा है मैंने नया वो मुझे आता भी है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पक्का देते रहिए, और जब भी आपको लगता है कि भाई मेरे टेस्ट के बाद ये वीक एरिया से निकल कर आते हैं तो उनको पक्का कवर करिए, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन की एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी है कि भाई जो आता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो और जो नहीं आता है उसको एवरेज लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट का गलत नहीं होना चाहिए। और जब आप एक बार 5-6 महीने लगा के कवर कर लोगे, 5-6 महीने लगेंगे दोस्तों, तब आप छोटे छोटे नोट्स बनाने के बाद उनको सिर्फ रिवाइज करिए और एफएलटी दीजिए। ये आपका अल्टीमेट टारगेट होने वाला है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है। अब दोस्तों कैसे हमें कवर करना है, अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जीएस की बात करूं, मैं जनरल स्टडीज कंपोनेंट को थोड़ा सा कम यहां पर वेटेज देना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इन कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जिनको इनकी बुक्स पता है। हम थोड़ा फोकस आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंट्स, ऑडिटिंग वगैरह पे ज्यादा करेंगे। तो अगर आप जीएस की बात करें तो आपको एनसीईआरटीज और रेफरेंस बुक से स्टार्ट करना है। दोस्तों साइंस की 6 से 10th की एनसीईआरटीज बेसिक लेवल वहीं से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी की 9 से लेकर 12th की एनसीईआरटीज। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है वो आपने पढ़नी है। देन अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की तो अगेन 6 से 12th की एनसीईआरटीज आप लोगों ने बेस मान के प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आप लोगों ने जो भी स्टैंडर्ड बुक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, देन अगर मैं साइंस की बात करूं तो वहां पे आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, जहां पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आप मृणाल सर के लेक्चर या फिर रमेश सिंह के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर जीएस कंपोनेंट, और एटलीस्ट 2 रिवीजन चाहिए होंगी एग्जाम से पहले इन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगेन जिन लोगों से आप कंपीट कर रहे हो उन्होंने बुक्स बहुत बार पढ़ी हैं, तो आपने भी एटलीस्ट 3 बार ये बुक्स पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट पक्का देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बताएंगे कि भाई आप कितना एग्जाम रेडी हो। अब आगे बढ़ें और अब बात करें कि भाई ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स जो हमने कभी सुने ही नहीं है, जो कभी जिनके बारे में पता ही नहीं उनको कैसे अप्रोच करना है। तो अगेन पहला काम क्या था जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, हमारा पहला काम है कि हमें सिलेबस को डिकोड करना है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई अकाउंट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो अकाउंट्स के अंदर अगर हम पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पर देखें तो हमें ये 18 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने है, आपके साथ पीपीटी शेयर भी होगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर 6 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब अगर पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आएंगे। देन लास्ट के 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बीच वाले थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। बट ये एक ब्रॉड एरिया है अकाउंट्स में जो आपको कवर करना है, ठीक है। आपके पास सिलेबस डिकोड हो गया, आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने ऑडिटिंग का देखना है। तो ऑडिटिंग में हमारे जनरली ये चैप्टर बनते हैं जिनसे पेपर आता है। अब दोस्तों आपका मन बार बार उछल रहा होगा कि सर क्या हमें अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना है? नहीं, आप लोगों को अकाउंट्स में अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं और थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वाइड क्वेश्चन आ रहे हैं और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पर चीजों को पढ़ के उनके कंसेप्ट्स बनाइए। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, जर्नल क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इनके बारे में क्लैरिटी रखिए ताकि उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएं। और दोस्तों सोर्सेज क्या रहेंगे, अगेन यहां पर हम एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। क्लास 11, 10, 12 की एनसीईआरटीज हमारा बेस बनाएगी, और एक फिर बुक आती है टीएस ग्रेवाल की जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर गेटिंग सम एक्स्ट्रा इनसाइट इनटू द अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग कंपोनेंट, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाना है। अगेन प्रेफरेंस क्या रहेगी कि पहले अकाउंटेंसी प्रिपेयर कर लो, फिर ऑडिटिंग प्रिपेयर करना अगर टाइम बचेगा, और अगर थोड़ा बहुत टाइम और बचता है तो इंश्योरेंस के बेसिक टर्म्स कवर कर लो कि भाई प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। वो वाली चीजें आपको हेल्प करेंगे इन द एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं आईआर एंड लेबर लॉ की, तो उससे 2 पार्ट है, एक है आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन और दूसरा है
लेबर लॉस, तो आईआर में हमारे कुछ कंपोनेंट्स के चैप्टर फिक्स हैं कि फॉर एग्जांपल हमें इंडियन लेबर फोर्स के बारे में पढ़ना है, ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, वेज के बारे में पढ़ना है, वर्कफोर्स की जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट की उसके बारे में पढ़ना है। तो इन टॉपिक से जनरली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक अगेन कंसेप्चुअल और एक आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, कि फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंश्योर करता है कि भाई वर्कफोर्स को इंक्लूड किया जाए इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। अब यहां पे आप लोगों के लिए एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है कि भाई प्याली घोष की बुक आती है, बहुत बढ़िया, आप इसको पढ़ सकते हैं आईआर की थ्योरी के लिए। लेकिन जो इसमें लेबर लॉज हैं दोस्तों उनसे काफी क्वेश्चन आते हैं, और पहले हम कहते थे कि 2015 के एनालिसिस के बेसिस पे कि 6 लेबर लॉ पढ़ लो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस बार हमें इन 6 लेबर लॉज के अलावा और भी बहुत सारे लॉज देखने को मिले हैं, जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट हमें देखने को मिला है, ठीक है। एक जो माइग्रेंट्स का जो हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे माइग्रेंट्स रीलोकेट वगैरह करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो एक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 6 एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हैं, इनसे तो पेपर में हर बार क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इनके अलावा जो नए एक्ट आपको 2023 के पेपर में देखने को मिलेंगे वो भी अपने प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। दोस्तों क्वेश्चन टफ नहीं आते, मैं आपको अगेन बता दूं, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि किस पर्टिकुलर एक्ट में क्या टाइम लिमिट है जो है पेमेंट करने की, वेज लिमिट क्या है, कितने % होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक्ट्स के अगर प्रोविजन आपने पढ़े हुए हैं और आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता है तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सोर्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और वहां पे जाके आप जब एक्ट एंड रूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है, यहां पर एक्ट एंड रूल होगा, उस पे क्लिक करके जब आप आईआर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये एक्ट यहां पर है और उनका लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड करिएगा, ठीक है। तीसरा एरिया है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में दो पार्ट है, एक है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और दूसरा है सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जनरली ये 4 लेवल की स्कीम काफी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम में। इन्हीं स्कीम से जनरली क्वेश्चन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट, हेल्थ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, फार्मर क्रॉप इंश्योरेंस बेनिफिट, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनके रिगार्डिंग जो स्कीम्स हैं। और इनमें भी अगर मैं रिटायरमेंट वाली बात करूं तो ईपीएफ, एनपीएस, एपीवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे जनरली हमें हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर मैं एक्ट की बात करूं तो अगेन 5 एक्ट जिनसे हमें लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। दोस्तों इन एक्ट्स को प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी एक्ट डोमेन। कहां से प्रिपेयर करना है, अगेन आपका डाउट ही आएगा, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको इन एक्ट्स की जो है जो बेयर एक्ट है वो मिल जाएगा और वहां से आप इनको प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट एरिया है कंप्यूटर अवेयरनेस, जो मैं आपको पक्का बताना चाहूंगा वो ये है कि ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, काफी ज्यादा अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं और फ्री के 25 में से आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, मैंने टॉपिक लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर की है, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर लीजिएगा। और अरिहंत की एक बुक आती है, यहां से आप बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट अफेयर। दोस्तों एक ऐसा एरिया जो आपको हर एग्जाम में परेशान करेगा, लेकिन करंट अफेयर में आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है एपीएससी एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है कि भाई पॉलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं करंट में होंगे। तो यहां पर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दीजिए और कोई भी एक इंस्टीट्यूट की मैगजीन पकड़ लीजिए। आप विजन आईएएस की, क्लाउड अफेयर की, हमारी किसी भी की मैगजीन पकड़ लीजिए और उसको 30-40 मिनट्स पढ़िए। नोट्स मत बनाइए, नोट्स जरूरी नहीं है, लेकिन उन न्यूज पे कहीं ना कहीं आप लोगों को कमांड होनी चाहिए। और लगभग 1 साल के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि भाई यहां पर डायमेंशन थोड़ी सी फैक्चुअल भी होंगी, आपको स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे प्लेसेस इन न्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट इन न्यूज, ठीक है, देन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, बुक्स, ऑथर्स, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा यूपीएससी या फिर किसी और एग्जाम के डोमेन से बाहर निकलिएगा, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर एक वाइड एरिया है। लेकिन 30 to 40 मिनट अगर आप डेली अखबार पढ़ते हैं तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर डोमेन में भी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और आप लोग चाहेंगे कि सर इनके भी टॉपिक हमें बता दो, क्योंकि बहुत वाइड एरिया है। तो जनरली जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सिंपल होने वाला है, लेकिन जो यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लगभग 1 मिनट पर क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर ये टॉपिक है क्वांट के और ये टॉपिक है रीजनिंग के, जो आपने प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। और अगेन आप जो है एक एस चांद की बुक आती है, काफी अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की। इंग्लिश में अगेन ये टॉपिक मैंने आपके सामने पूरे पेश कर दिए हैं, आप लोग इनको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। वोकैब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट
रीडिंग कंप्रहेंशन, सेंटेंस एरर डिटेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पे अगेन आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक और बुक है जनरल इंग्लिश की, एसपी बख्शी की, वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल न्यूज की बुक वर्ड पावर मेड इजी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी स्टडी थी, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटेजी थी। अब हमें पढ़ना कितना है? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे डेली दीजिए, थोड़ा टाइम मॉर्निंग में और थोड़ा टाइम इवनिंग में। लेकिन अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लगभग 3 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आप मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट अपना जो मेन एग्जाम है उसको प्रिपेयर करिए, उसको बिल्कुल भी अफेक्ट मत करिए, लेकिन एक शिफ्ट डेडिकेट करिए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो आपने कवर नहीं कर रखा और जो कि एपीएससी एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो ये आपका प्लान होना चाहिए दोस्तों। अगेन मैं ये कहूंगा कि माइंड सेट बना लो, क्योंकि एग्जाम टफ नहीं है, प्रिपरेशन टफ है। और अगर आप प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हो तो एग्जाम आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल होने वाला है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी दोस्त का कोई डाउट है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है। और दोस्तों मुझे बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं और वीडियोस एपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग लेकर आऊं, क्योंकि हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम में, काफी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है हमने लास्ट टाइम भी। तो आप लोग अगर इस एग्जाम में अच्छा एक्सेल करना चाहते हैं, वी आर टोटली रेडी टू हेल्प यू। प्लीज लेट अस नो कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक हमने जो एरिया आपके लिए जो है एक्सप्लोर कर दिया वो है कोर्सेज का। हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है डेडिकेटेडली फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मास्टर कोर्स है जहां पे कंप्लीट कवरेज हम आपको करवा रहे हैं फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन। आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।